साइंस के अंदर एक पार्ट है थर्ड, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में हम जितनी भी इस पार्ट के अंदर परिभाषाएं उनको लेकर के आए, और हो सकता है कि बोर्ड 2024 में इनमें से बहुत सारी परिभाषाएं आपके लिए लाभदायक हों। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहली परिभाषा क्या है, मोस्ट भी है। सबसे पहली परिभाषा है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा डिटेल में पूछ ले। तो पहली जो परिभाषा है वो है थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब इसको आपको कैसे लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो रिएक्शन है, यानी कि इस रिएक्शन के आधार पर ही बेटा जो इसकी परिभाषा बनी है, आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के मध्य होने वाली अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो जो परिभाषा है वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनी है। आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ होने वाली अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको वहाँ पे लिख के आना है, और ये इसका रासायनिक समीकरण है वो आपको देना है। Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ पर ही गिव्स आ जाएगा। ये अधिक सक्रिय है, यानी कि ये बहुत अधिक क्रियाशील तत्व है। इसने बेटा आयरन को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe बाहर निकल गया। ठीक है। अब ये मैंने कुछ लिखा है कि ऊष्माक्षेपी और विस्थापन क्या है, अर्थात ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती है जिससे कि लोहा पिघल जाता है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। विस्थापन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक तत्व का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस अभिक्रिया का उपयोग क्या है। इस अभिक्रिया का उपयोग बेटा रेल की पटरियों को जोड़ने में और मशीनों की पुर्जों की दरारों को भरने में किया जाता है। ये मुख्य उपयोग हो गया। तो मैं देखो उपयोग भी लिख दिया है, रिएक्शन लिख दिया, और इसकी आपको परिभाषा समझा दी। नेक्स्ट आते हैं आपका एनोड पंख क्या है। काफ़ी मोस्ट प्रश्नावली है एनोड पंख। एनोड पंख ये जो परिभाषा है ये परिष्करण विधि से आई है, यानी कि जो धातुओं को शुद्धिकरण में। तो ये बेटा एक एपेटर होता है, इसके अंदर ये एनोड होता है, क्योंकि प्लस से जुड़ता है वो एनोड, जो माइनस जुड़ता है वो कैथोड कहलाता है। तो इसके नीचे बेटा जब हम किसी धातु का परीक्षण करते हैं तो उसके नीचे कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, अघुलनशील अशुद्धियां, तो उसी को एनोड पंख बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। विद्युत परिष्करण विधि में एनोड के नीचे जो अघुलनशील अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, उन अशुद्धियों को एनोड पंख कहते हैं। क्लियर हो चुका। तो ये अगर आपको आती है तो ये आपको वहां पर दे करके आना है। नेक्स्ट आता है अमलगम क्या है। अमलगम बेटा एक मिश्र धातु है। ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारद हो, पारद मतलब द्रव के रूप में हो, है ना, उसको अमलगम कहते हैं। तो इजी सी है, यानी कि मिश्र धातु होती हैं कि जहां पर दो समांगी धातुओं को मिला के बनती है वो मिश्र धातु कहलाती है। लेकिन इस मिश्र धातु में एक धातु बेटा पारद होगी, यानी द्रव रूप में होगी, उससे बोलते हैं अपन अमलगम। तो ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु क्या हो बेटा, पारद हो यानी द्रव के रूप में हो, उसे अमलगम कहते हैं। क्लियर हो चुका। अब आते हैं चौथी परिभाषा। देखो, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी, समांगी का अर्थ होता है जिनकी अवस्थाएं एक हो, ठोस अवस्थाओं में दोनों, उस समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। और मिश्र धातु बहुत सारी हैं, मैं आपको कुछ आपको देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। जैसे पीतल है, इसके बाद कांसा है ना बेटा, और इसके बाद पीतल, एक तो पीतल है, एक कांसा है, एक सोल्डर है, ये तीन मिश्र धातु हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका यशदा लेपन। यशदा लेपन की भी काफ़ी बार आया है ये। लोहे और इस्पात पर जस्ते की परत को चढ़ाना यशदा लेपन कहलाता है। यानी कि जो लोहा है उसके ऊपर जस्ते की परत अगर अपन उस पर चढ़ा देते हैं तो धातु पर जंग नहीं लगती, इस्पात पर। तो लोहे एवं इस्पात पर जस्ते की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया बोल दो आप, उसको यशदा लेपन कहते हैं। इसके लिए हो चुका। छठी परिभाषा देखते क्या है। छठी देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी की परिभाषा है, मैं बोलता हूँ। वे धातु ऑक्साइड, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, ये धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, उन्हें अपन धातु ऑक्साइड कहते हैं।
इसी को देख करके आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बेटा। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये पहला एग्जाम्पल है। कॉपर सॉरी ये जिंक ऑक्साइड है। ये जेड है ना, आप उसको थोड़ा सा सही कर लेना, ये जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड कर लेना इसको। तो एक तो है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दो बेटा इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है? करण जहाँ भी होती है तो वहाँ क्रिया होती है। यानी कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत को बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। इस एनोडीकरण अभिक्रिया का लाभ क्या है? इसका लाभ होता है बेटा धातु संक्षारित नहीं होती है। ये हो चुका। नेक्स्ट देखो, सक्रियता श्रेणी की परिभाषा। धातुओं को ये सारा धातु पे मैटर है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सक्रिय श्रेणी कहलाता है। यानी कि जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो सबसे पहले आएगी, जो कम क्रियाशील होगी सबसे बाद में आएगी। तो सबसे कम क्रियाशील कौन सी है? सोना और चांदी। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? वो है पोटेशियम। ठीक है, तो सबसे ऊपर आएगा आपका पोटेशियम, सबसे लास्ट में आएगा आपका सोना और चांदी। ठीक है, तो एक बार इसको और देखते हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील है बेटा पोटेशियम, सबसे कम है आपका सोना और चांदी, ये सबसे लास्ट में आती है। नेक्स्ट देखो नवी प्रश्नावली, आयनिक यौगिक, काफी मोस्ट प्रश्नावली डेफिनेशन है। आयनिक यौगिक धातुओं से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, यानी कि धातु जो है इलेक्ट्रॉन दान करेगी, किसे करेगी बेटा? अधातु को, और अधातु लेगी, उसके बाद जो बनेगा वो कहलाएगा आपका आयनिक यौगिक, जैसे नमक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं बेटा। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। हो चुका क्लियर? यानी आयनिक यौगिक में क्या होगा? एक तो होगा धातु और दूसरी होगी अधातु। धातु देगा इलेक्ट्रॉन, किसको देगा? अधातु को। जो बनेगा वो कहलाएगा आयनिक यौगिक। जैसे आपका एग्जाम्पल है नमक यानी NaCl, ये मैंने इसका लेता हूँ एग्जाम्पल NaCl। चले बेटा अगला देखो, गैंग। ये गैंग मतलब कोई फाइटिंग वाली गैंग नहीं है, ये गैंग अलग प्रकार की है। देखो, पृथ्वी से प्राप्त खनिजों में, यानी कि भूगर्भ से, पृथ्वी के भूगर्भ से जो हमें खनिज मिलते हैं ना, जिनको अपन अयस्क भी बोल सकते हैं। पृथ्वी से प्राप्त खनिजों में या अयस्कों में मिट्टी, रेत, कंकड़, ये जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, उनको गैंग बोलते हैं। यानी पृथ्वी से अपन जैसे मान लो कोयला निकालते हैं, और कोयले में देखो मिट्टी भी आएगी, कंकड़ भी आएंगे, ये भी आएंगे, मतलब बहुत सारी अशुद्धियाँ आ सकती हैं, उन्हें गैंग बोलते हैं। ठीक है, अब आता है भर्जन। ये काफ़ी सारी मोस्ट है, ये दो बहुत मोस्ट है, सबसे लास्ट वाली। भर्जन यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? अधिक वायु की उपस्थिति में। सल्फाइड अयस्क को अधिक वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, ज़्यादा ताप चाहिए, अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, भर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी भर्जन में अधिक ताप चाहिए और अधिक वायु चाहिए। ठीक है, तो वो क्रिया होगी, वो भर्जन कहलाएगी। निस्तापन देखो, कार्बोनेट अयस्क में कम वायु की उपस्थिति में, यहाँ पर वायु कम चाहिए, वहाँ वायु ज़्यादा चाहिए। कार्बोनेट अयस्क को कम वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, ताप दोनों में अधिक चाहिए, अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, निस्तापन कहलाता है। तो ये दोनों काफ़ी मोस्ट हैं, ये भर्जन और निस्तापन काफ़ी बार बोर्ड में आती है, अभी भी आ सकती है, तो याद कर लेना। यहाँ पर सल्फाइड अयस्क आता है, यहाँ पर आता है कार्बोनेट अयस्क। क्लियर हो चुका? आगे चलें, धन्यवाद।